जय हिंद दोस्तों। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जहां हमारा एक ही लक्ष्य है, सफलता आपकी और जीत हमारी। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे थे। मध्य प्रदेश के इतिहास में हमने प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट किया था। प्रागैतिहासिक काल का हमने देखा था, इसे 3 भागों में बांटा जाता है: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नवपाषाण। इन तीनों को हमने डिटेल में देख लिया था। उसके बाद में हमने पाषाण काल के मुख्य स्थल, नवपाषाण काल के मुख्य स्थल पढ़े थे। उसके बाद में हमने मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध या प्रमुख पुरातत्वविद पढ़े थे। उसके बाद में हमने मध्य प्रदेश का जो है महापाषाण काल और ताम्रपाषाण काल पढ़ा था। उसके बाद में हमने मध्य प्रदेश का आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा था। उसके बाद में हमने मध्य प्रदेश का पौराणिक वंश तथा पौराणिक काल, और उसके बाद में हम मध्य प्रदेश के महाजनपद तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमने 2 वीडियो में कंप्लीट करे इतने टॉपिक, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख कर आइए, उसके बाद ही आपको वीडियो समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास का एक ऐसा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिससे न केवल भारत की राजनीति को बदल दिया है, बल्कि जो मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अमर कर दिया। मध्य प्रदेश के इतिहास को जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे उसने स्वर्णिम पन्नों में अमर कर दिया। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश में मौर्य वंश। ठीक है, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने मध्य प्रदेश को महत्व क्यों दिया, मतलब मध्य प्रदेश को महत्व क्यों दिया, मतलब मध्य प्रदेश को इम्पोर्टेंट क्यों समझा है चंद्रगुप्त मौर्य ने। उज्जैन का अशोक से क्या संबंध था, ठीक है, और उज्जैन क्यों इम्पोर्टेंट था। उसके बाद में हम विदिशा ऐतिहासिक नगरी को कहा जाता है, विदिशा के बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, और सांची जो कि विश्व धरोहर स्थल है, उसका विकास भी हम देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, MPPSC की तैयारी कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई को मजबूत करना चाहते हैं, या अपनी टेस्ट देकर अपनी पढ़ाई को और अच्छा आकर्षक रूप देना चाहते हैं, तो हम लेकर आए हैं टेस्ट सीरीज, जिसमें कि आपको पूरे 55 टेस्ट मिलेंगे। एक मिनट रुकिएगा, इसका पेन सेट कर लेते हैं हम। ठीक है, हम लेकर आए हैं 55 टेस्ट, हमारी जो है MPPSC की टेस्ट सीरीज है स्कोर बूस्टर। ठीक है, जिसमें आपको मिलेंगे 55 टेस्ट, जिसमें आपको 30 जो है टॉपिक वाइज, 10 यूनिट वाइज तथा 15 FLT मिलेगी। ये हमारा ऐप पर मिलेगी, जो हमारा ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप सर्च करते हैं बिंदास लर्निंग। ठीक है, ये हमारा लोगो रहेगा, ये वाला। उसके बाद में अगर आप UGC नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो UGC नेट ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 30 टेस्ट मिलेंगे मात्र 21 रुपये में। ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज रहेंगे और आपकी FLT रहेंगी। ठीक है, उसके बाद में आप अगर पॉलिटी की भी तैयारी कर रहे हैं और अपना स्कोर मजबूत करना चाहते हैं तो ये भी 30 टेस्ट मिलेंगे मात्र 21 रुपये में। ये हमारी 1 अगस्त से स्टार्ट होने जा रही है।
शुरू के 3 टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे। ठीक है, MPPSC की सीरीज़ भी हम 1 अगस्त से ही शुरू कर रहे हैं। तो अभी आप इनरोल करें, हमारे ऐप पर विज़िट करें और स्टार्टिंग के 3 टेस्ट फ्री में दें। तो बिना देरी के अब हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। ठीक है, देखो मौर्य काल जो है, मौर्य काल को समझने से पहले हम इसकी उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को समझना होगा। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की, अब मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ। देखो बात जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, भारत में कितने 16 महाजनपद थे, सभी को पता है, जिनमें से मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के शासकों ने इसकी शक्ति को बढ़ाया। जो मगध था, मगध की शक्ति को किसने बढ़ाया? ये देखो, कल हमने महाजनपद भी देखे थे, अवंती और आज हम मौर्य वंश को देखेंगे। तो देखो कौन कौन से शासक थे? हर्यक वंश, पहले तो मगध सबसे शक्तिशाली बना, मगध में हर्यक वंश। एक मिनट इसकी ओर कम। कौन कौन से वंश थे? हर्यक वंश, उसके बाद में आया था शिशुनाग वंश, और उसके बाद में आया था नंद वंश। नंद वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? धनानंद। ठीक है, देखो हुआ क्या था, ये तीनों शक्तिशाली साम्राज्य बढ़े। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद के समय मगध अत्यंत समृद्ध था। जो धनानंद था उसके समय मगध में शक्तिशाली और समृद्ध था, और अच्छा खासा धन दौलत थी। लेकिन जो धनानंद था वो कहा जाता है कि अत्यंत क्रूर और कठोर नीति के कारण जो जनता थी उनके बीच में क्या था? अलोकप्रिय था। ठीक है, इसी कारण वहाँ की जनता में क्या? असंतोष उत्पन्न हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद में हुआ क्या? 326 ईसा पूर्व में, कब? 326 ईसा पूर्व में। चलो हम इसे थोड़ा ब्लैंक पेज पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, कब की बात है, आप साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। 326 ईसा पूर्व में कौन था? एक शासक था, मकदूनिया का शासक कौन था? सिकंदर था। सिकंदर ने जो है उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया। चूंकि वह मध्य प्रदेश तक तो पहुंच नहीं पाया, लेकिन उसके आक्रमण ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत को एक शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता है। क्योंकि जो भारत के राज्य थे, वर्तमान में राज्य, उस समय प्रांत कहा जाता था, आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, एकता नहीं थी उनके बीच में। तो जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था उसमें यह बात तो साफ हो गई थी, भारत को एक शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता है। तो तभी इसी बात का फायदा उठाकर कौन? तक्षशिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, उसके आचार्य मतलब कौन? चाणक्य कौटिल्य ने इसका फायदा उठाया। कहीं कहा भी जाता है कि एक बार की बात है, धनानंद ने कौटिल्य को अपनी सभा में बुलाया और उनका अपमान किया। अपमान में उनकी जो चोटी थी वो काट दी थी। इस पर कौटिल्य ने धनानंद को कहा था कि मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। ठीक है, तो यही बोल के वो वहाँ से निकले। और एक दिन की बात है, जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें एक बालक मिला।
चंद्रगुप्त मौर्य से उनकी मुलाकात हुई एक गेम खेलते हुए। तो उन्होंने उस जो बालक था चंद्रगुप्त मौर्य का देखा, उसमें अजीब सी प्रतिभा थी, उसके चेहरे पर चमक थी। तो मतलब उससे प्रभावित होकर उन्होंने वह बच्चा खरीद लिया। ठीक है, और उसे अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह दी और उसे अच्छा शासक बनाया। तो यह कहानी है, सुनने में मिलती है। तो इसी का फायदा उठाकर किसने, चाणक्य ने। ठीक है, किसने, चाणक्य या कौटिल्य, या जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। एक योग्य युवक चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। चंद्रगुप्त ने, देखो अगर हम भारत की बात करें तो पहले डायरेक्ट मगध पर आक्रमण किया, लेकिन शक्तिशाली शासक था जिससे चंद्रगुप्त मौर्य की हार हुई। ठीक है, फिर उन्होंने क्या, जब यह आक्रमण हुआ, पहले उन्होंने जो देखा कौन कौन से कमज़ोर शासक है उनको हराया और उन्हें अपने में मिलाया। कुछ राजाओं से उन्होंने मित्रता की और उसे अपने में मिलाया। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने आक्रमण किया मगध पर और मगध पर धनानंद को पराजित किया और एक शक्तिशाली शासक, मतलब शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। कब की ये शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना? 322 में। 322 ईसा पूर्व में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, अर्थात मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, और यही भारत का पहला विशाल साम्राज्य था। कौन सा? पहला विशाल साम्राज्य था। आप या तो नोट से बना लीजिए या फिर मैं आपको नोट से प्रोवाइड कर दूंगा, आप समझने पे फोकस करिए। ठीक है, स्थापना की जिसने उत्तर भारत, मध्य भारत को एक राजनीतिक इकाई दी। ठीक है, अब देखो, अब इसमें ये भारत का इतिहास था। अब हम इसमें समझेंगे कि जो मध्य प्रदेश है, इसमें मध्य प्रदेश का क्या महत्व था। प्रश्न यही उठता है कि मौर्य शासकों के लिए मध्य प्रदेश इतना महत्वपूर्ण क्यों था। अगर हम देखें, इतनी पृष्ठभूमि देख लेते हैं तो राज्य तो बहुत थे, लेकिन इन सभी में से जो है मध्य प्रदेश ही सबसे इम्पोर्टेंट क्यों था या महत्वपूर्ण क्यों था, यह प्रश्न उठता है। ठीक है, तो इस पर क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है। देखो, जो मध्य प्रदेश है, पहला तो भारत के सेंटर में स्थित है, इस कारण इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, और जो उत्तर भारत से जितने भी व्यापारिक मार्ग जाते थे, जैसे हमारा भारत था, अगर हम भारत की बात करें तो ये हमारा ठीक है, भारत के बीच में कौन सा? मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी व्यापारिक मार्ग थे उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले या बंदरगाह जाने वाले, सारे किससे? मध्य प्रदेश से होकर गुजरते थे। इस कारण मध्य प्रदेश इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इसमें मालवा का पठार हो गया, यहाँ पे जो हमारा समृद्ध से नर्मदा घाटी, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, इसे और भी अत्यंत सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती थी। जो शासक मध्य प्रदेश पर नियंत्रण रखता था, वह, जैसे कोई भी शासक जो मध्य प्रदेश पर नियंत्रण रखता था, वो उत्तर भारत के व्यापारिक मार्ग और दक्षिण भारत के व्यापारिक मार्ग पर आसानी से नियंत्रण रख सकता था, अर्थात उसी के हाथों में सारी चीज़ें होती थी। इसी कारण से जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उसने उज्जैन, कहाँ कहाँ,
उज्जैन, विदिशा, उसके अलावा महिष्मति, उसके बाद में अगर हम बात करें तो एरण आदि जो नगर थे अपने साम्राज्य में इनको मिलाया और इन पर अपना साम्राज्य का विस्तृत किया। ठीक है, अब हम आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसकी पृष्ठभूमि तो हम देख चुके थे, अब थोड़ी चीज़ें और देख सकते हैं। किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त, देखो चंद्रगुप्त के बारे में सुनो। चंद्रगुप्त मौर्य केवल महान विजेता नहीं था बल्कि एक अच्छा शासक भी था, कुशल प्रशासक था, क्योंकि उन्होंने जो साम्राज्य है उनको प्रांतों में विभाजित किया और प्रत्येक प्रांत में अधिकारियों की नियुक्ति की। उन्हें पता था कि अगर मैं यहाँ रहकर सभी को कंट्रोल करना चाहूँ तो नहीं होगा, और इतना बड़ा जो राज्य रहेगा उस पर शासन करना बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पहले क्या किया, जो अपने साम्राज्य था उनको अलग अलग भागों में बांटा और वहाँ पर हर एक अधिकारी की नियुक्ति की। जैसे वर्तमान का हम देखें, उदाहरण देखें तो प्राइम मिनिस्टर के बाद में हर 28 राज्य हमारे सब में एक अलग अलग मेन हर राज्य का मुखिया होता है। वैसे ही शासन मौर्य साम्राज्य में था। उन्हें उज्जैनी, कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या, जो उज्जैनी थी को पश्चिम और मध्य भारत का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र बनाया। क्या बनाया? प्रशासनिक केंद्र बनाया। ठीक है, उसके बाद में यह नगर जो उज्जैनी था, कौन सा? उज्जैनी की बात कर रहे हैं। उज्जैन का जो नगर था वो व्यापार, संस्कृति और प्रशासन का केंद्र था। देखो उज्जैनी अर्थात वर्तमान उज्जैन में व्यापार का तो था ही है, क्योंकि व्यापारिक मार्ग था। साथ में संस्कृति, जैसे महाकालेश्वर मंदिर वगैरह है, या फिर वहाँ की एक अलग संस्कृति थी। ठीक है, और एक नगर में व्यापार का भी प्रमुख केंद्र बनाया था, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से होकर गुजरते थे मार्ग। तो यहाँ पर एक जैसे स्टाफ नहीं होता, वैसे हम मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में स्टाफ था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासन में व्यापारिक मार्ग सुरक्षित किए गए। क्या क्या काम किया गया था? सबसे पहले इन्होंने क्या, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर जोर दिया, जिसमें व्यापार का जो मार्ग थे उन्हें पता था कि व्यापार का मार्ग अच्छा होना चाहिए ताकि व्यापार आसानी से हो सके। ठीक है, कर व्यवस्था को व्यवस्थित किया इन्होंने। जैसे धनानंद था, धनानंद मनचाही कर व्यवस्था कर वसूलता था, जिससे वहाँ के जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ था। तो इसने कर व्यवस्था को नियंत्रण किया। कर व्यवस्था नियंत्रण। ठीक है, और प्रशासन को क्या, मजबूत बनाया। ठीक है, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से बहुत सारी जानकारी मिलती है, जो हम जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब चंद्रगुप्त के बाद बारी आती है उसके पुत्र। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? बिंदुसार। देखो बिंदुसार के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन अशोक के पिता बिंदुसार था, और उसके बाद में जो चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठा इसके मरने के बाद में। ठीक है, तो जो बिंदुसार था उसको यूनानी अमित घात कहते थे। सिर्फ हमें इतना ही याद रखना है इसमें। ठीक है, कौन? यूनानी लेखक इन्हें अमित्र घात कहते थे। और जो बिंदुसार था, बिंदुसार का पुत्र कौन? अशोक।
बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को उसके साम्राज्य के समय उज्जैनी का या फिर उज्जैन का राज्यपाल बनाया था। ठीक है, राज्यपाल बनाया उज्जैन में। जब अशोक शासन कर रहा था तो वहाँ शासन करते हुए उनकी मुलाकात विदिशा में स्थित, मतलब विदिशा की एक लड़की जिसका नाम महादेवी था से हुई, और दोनों में क्या प्रेम हो गया। ठीक है, महादेवी से इन्होंने फिर क्या विवाह कर लिया। ठीक है, महादेवी से 2 पुत्र, मतलब एक पुत्र और एक पुत्री महेंद्र और संघमित्रा हुआ है। ठीक है, जो कि बाद में कहाँ गए थे, जिन्हें अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। ठीक है, इसके बाद में फिर अशोक सम्राट बनते हैं, जो कि जिनका काल कब से कब तक है, 261 से चालू होता है। इन्होंने 261 में कलिंग पर आक्रमण किया था और ये इनका आखिरी आक्रमण माना जाता है, क्योंकि युद्ध में बहुत सारी जनहानि हुई थी। इस विनाश को देखकर अशोक का हृदय बदल गया और उन्होंने हिंसा को त्याग दिया, और बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर इन्होंने क्या धम्म की नीति अपनाई थी। इसके बाद उन्होंने जन कल्याणकारी कार्य, धार्मिक सहिष्णुता, नैतिक जीवन और प्रजा के हित को आधार बनाया। ठीक है, दोस्तों अगर ये सारी PDF आप प्राप्त करना चाहते हो तो ये हमारे बिंदास लर्निंग के ऐप पर आपको मिल जाएगी। कहाँ पर? आपको प्ले स्टोर पे जाना है और बिंदास लर्निंग सर्च करना है, तो वहाँ से आप हमारा ऐप डाउनलोड करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। और उसके अलावा वही अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, जिसमें 55 टेस्ट मिलेंगे आपको, 30 टॉपिक वाइज, 10 यूनिट वाइज और 15 FLT, ये मात्र आपको मिलेंगे 39 रुपीज़ में, जिसमें आपको 3 टेस्ट स्टार्टिंग के फ्री रहेंगे। और उसके बाद में यह हमारा चालू हो रहा है 1 अगस्त से, तो आज ही आप अपना इनरोल करें। इस टेस्ट की विशेषता की अगर हम बात करें तो जो टेस्ट है उनका डीप एनालिसिस करके इसके उत्तर दिए जाएंगे, मेन विशेषता तो ये है। और उसके बाद में पूरा जो सिलेबस है उसके बारे में पूरा उसी के पैटर्न पर आधारित रहेगा, और इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आज ही आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये हमारा ऐप का लोगो रहेगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। ये होगा अशोक के बाद में बहुत सारे राजा हुए, लेकिन वो कमज़ोर शासक थे। ठीक है, कमज़ोर शासक थे। और जो लास्ट का राजा था हमारा बृहद्रथ था, जिसे सेनापति शिशुनाग ने उनका वध किया और नागवंश की स्थापना की। सॉरी, नागवंश हो गया था। पुष्यमित्र ने इनका वध किया, और किसने? पुष्यमित्र ने। इनके ही सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग ने इनका वध किया, और मतलब इन्हें हत्या कर दी, और किसके? शुंग वंश की स्थापना की। अशोक के बारे में जो महादेवी से विवाह किया था, महादेवी से विवाह महादेवी के कहने पर ही इन्होंने, कहाँ गया महादेवी के कहने पर इन्होंने सांची स्तूप और वैश्य टेकरी का निर्माण कराया था। ठीक है,
अब हम बौद्ध धर्म और सांची को देख लेते हैं। देखो सांची हम सभी को तो पता है, कहाँ यहीं देख लेते हैं हम। देखो अशोक का मध्य प्रदेश से विशेष लगाव था क्योंकि एक तो उनका ससुराल हो गया था, अशोक का ससुराल था, क्योंकि महादेवी मतलब मिली यहीं थी चाहे वो विदिशा की, लेकिन विशेष लगाव था क्योंकि पहला तो कि महादेवी मिली थी उनसे, इसलिए उन्होंने बौद्ध और महादेवी के कहने पर ही इन्होंने कौन सा सांची स्तूप बनाया था। हमने अभी देखा वेशी टेकरी बनवाई थी। अगर हम सांची की बात करें, सांची मध्य प्रदेश का एक क्या बौद्ध स्थल है। ठीक है, उसके बाद में इसका जो निर्माण है अशोक द्वारा प्रारंभ किया गया। पूरा अशोक ने नहीं बनवाया, अशोक द्वारा प्रारंभ किया गया सिर्फ। बाद में इसका जो किसने, शुंग और सातवाहन शासन, शुंग और सातवाहन ने इसका पूरा करवाया निर्माण। सांची आज विश्व धरोहर में शामिल है। स्थल में शामिल है। आप मुझे ये कमेंट में करके बताइए कि सांची को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया। देखो सांची हो गया, सांची के जैसा ही कौन, विदिशा। विदिशा भी एक प्रमुख केंद्र था, बौद्ध केंद्र बन गया था, क्योंकि महादेवी बौद्ध थी तो बौद्ध का केंद्र बन गया था। यहाँ से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान मिला। इसलिए जब भी मध्य प्रदेश में मौर्य काल की चर्चा होती है, सांची और विदिशा का नाम हमें मतलब लिया ही जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं अशोक के कुछ अभिलेख मिले हैं, मतलब मौर्यकालीन अभिलेख। मौर्यकालीन अभिलेख में हम देखते हैं कुछ अभिलेख, जैसे रूपनाथ, रूपनाथ अभिलेख जो कि कटनी जबलपुर में है। ठीक है, रूपनाथ के बाद में हम देखते हैं गुर्जरा अभिलेख। उसके बाद में हम देखते हैं सांची अभिलेख, गुर्जरा जो कि दतिया में है। सांची अभिलेख कसरावद जो कि खरगोन में है। उसके अलावा कारीतलाई अभिलेख, यह भी कटनी जिले में है। ठीक है, देखो रूप है, अब हम इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे। रूप है, रूप को कोई काट नहीं सकता। रूप को क्या नहीं कर सकते लोग, काट नहीं सकते। रूप को कोई काट नहीं सकता। गुर्जर, गुर्जर आपने मेला पिक्चर देखी होगी, तो गुर्जर, गुर्जर क्या है फिर, यह शेर क्या करता है, बहुत जोर से गुर्जर या मतलब दहाड़ता है गुर्जर की तरह। या गुर्जर शेर की तरह दहाड़ता है तो उसके क्या दांत दिखते रहते हैं। गुर्जर के हमेशा दांत दिखते थे। मेला मूवी आपने देखी होगी तो वो हमेशा हंसता रहता था। सांची, सांची जो कि कहाँ, रायसेन में स्थित है। ठीक है, सभी को पता है, पर लिख देता हूँ मैं, सांची रायसेन में स्थित है। देखो सच्ची सच्ची बोलोगे तो हम आपको अच्छी राय देंगे। कैसी, सच्ची सच्ची बातें बोलोगे तो हम आपको अच्छी अच्छी राय देंगे। सच्ची सच्ची बात बोलोगे तो अच्छी अच्छी राय देंगे। तो सच्ची से हो जाएगा सांची, राय से हो जाएगा हमारा रायसेन। देखो कसरावत खरगोन, देखो कस, खरगोश को हम कैसे बांधते हैं, बहुत टाइट बांधते हैं। तो गांव की भाषा में उसे बोलते हैं कस के बांधना। कस के बांधना किसको, खरगोश को। कस के बांधना किसको, खरगोश को। खरगोश को क्या, कस के बांधना, मतलब टाइट बांधना या अच्छे से बांधना। और कारीतलाई, कारीतलाई मतलब दतिया में है। ठीक है,
इसके बाद हम कुछ परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। आप सुन लीजिएगा, वैसे हमने टॉपिक तो पूरा कवर कर ही लिया है। जैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन बनेगा। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसकी स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। किसके मार्गदर्शक के रूप में हुई थी? चाणक्य के। चलो हम इसका शॉर्ट नोट से बना लेते हैं तो आपको काम आ जाएगा। बाकी आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें नोट्स में, यहाँ भी देख लीजिए। कलर चेंज कर लेते हैं हम, ये वाला ठीक है। स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। मार्गदर्शक कौन थे? चाणक्य थे। बिंदुसार का यूनानी नाम? अमितघात या अमित्रघात। ठीक है। अशोक किस नगर का राज्यपाल था? हमने देखा था उज्जैनी का। उज्जैनी। ठीक है। अशोक की पत्नी देवी का संबंध विदिशा से था। महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध धर्मों के प्रचार के लिए गए थे। कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे। सांची स्तूप का प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया। रूपनाथ कटनी जबलपुर में स्थित है। गुर्जरा दतिया में। देखो, जो गुर्जर अभिलेख है उसमें जो अशोक का नाम है वो क्या देखने को मिलता है? देवना प्रियदर्शी। ये गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम इसे एक बार पीडीएफ से देख लेते हैं। पीडीएफ से कितने पेज नंबर पर था? ठीक है, ये हमारा था मौर्यकाल। दिख रहा है आपको क्लियर? चलो बड़ा कर देते हैं थोड़ा। ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। इसको हम हाईलाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादा हो रहा है इसको। ठीक है, देखो भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से हाइलाइटर 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक राजनीतिक एकीकरण सुदृढ़ एवं काल रहा। इसमें देखना 322 से 185 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य 322 से 298, बिंदुसार 298 से 273 से 232 ईसा पूर्व सम्राट अशोक रहे हैं, जिसमें बौद्ध धर्म का प्रचार, स्तूप और अभिलेखों का निर्माण करवाया। साम्राज्य का विघटन हुआ और शुंग वंश का उदय हुआ, ये भी हम देख चुके थे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: नंदवंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के व्यापारिक व रणनीतिक क्षेत्रों को अपने अधिकार में लिया। उनके पुत्र राजकुमार अशोक को अवंती उज्जैन का गवर्नर नियुक्त किया बिंदुसार ने, और अशोक ने पुत्री महादेवी, मतलब कौन थी? विदिशा के श्रेष्ठ की पुत्री महादेवी से विवाह किया, जिससे सांची और विदिशा बौद्ध धर्म के केंद्र बन गए। मौर्य भौगोलिक स्थल कौन कौन से हैं? देखो, रूपनाथ कटनी अशोक का लघु शिलालेख है। गुर्जरा दतिया अशोक का नाम, इसमें देवनाम पी अशोक दिखता है। देखो, रूप को कोई काट नहीं सकता, अभी हमने देखा था। कहाँ देखेंगे?
ये यहाँ देख लेते हैं। रूप को कोई काट नहीं सकता। गुर्जर, जो गुर्जर थे हमेशा दांत निकालते रहता था, हमने देखा था, मेला भी मूवी देखा तो भरूच, भरूच सतना में स्थित है। प्रसिद्ध मौर्य और शुंग दोनों का मिला जुला ये स्थल है, तो भरूच। अब भरूच को हम कैसे याद रखेंगे? सतना। भरूच को हम याद रख लेते हैं भूत से। किससे याद रख लेते हैं? भूत से। ये कलर नहीं दिख रहा है इसमें, हम ये वाला। भरूच को हम भूत से याद कर ले तो भूत हमें क्या सताता है, ठीक है, भूत सताता है हमें। पश्चिमी स्थल कौन? ये उत्तर और पूर्वी थे। अब पश्चिम और दक्षिणी, उज्जैन हमें पता है, अवंती, सांची, विदिशा, रायसेन स्तूप और महादेवी का मायका, सारू मारू, पनगुड़िया, सीहोर। अब जैसे यहाँ से सारू मारू हो गया, और जब मारेंगे तो कोई ना कोई हारेगा, तो मारेंगे तो कोई ना कोई हारेगा। मारू से हारू, हारा, सीहोर। और हारे का सहारा कौन? बाबा श्याम हमारा, ठीक है। इसके बाद में मौर्यकालीन के जो स्तूप थे, अभिलेख और स्तूप, गुर्जरा देख लिया हमने। अशोक का नाम, अशोक तथा देवनाम प्रिय है। और उसके बाद में रूपनाथ कटनी, प्राकृतिक भाषा का शिलालेख था ये, ठीक है। प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि से लिखित लघु शिलालेख जो धर्म के प्रसार को दर्शाता है। सारू मारू व पनगुड़िया निवास अशोक की यात्रा अभिलेख है। सांची स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व से निर्मित, केंद्र भगवान बुद्ध के अवशेष है यहाँ पर। भरूच सतना में मौर्य और शुंगकालीन वास्तुकला। अगर हम इनके राजनीतिक स्थिति की बात करें तो प्रांतीय व्यवस्था, पूरा साम्राज्य प्रांतों में बटा था। भूभाग अवंती प्रांत के अंतर्गत आता था, अधिकांश भूभाग मध्य प्रदेश का, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। राजकुमारों की नियुक्ति, राजकुमार अपने योग्य पुत्र को, मतलब इससे पुत्रों की नियुक्ति कर रहा, तो इससे क्या संदेश मिल रहा कि बेटे की गद्दी पर, सॉरी, पिता की गद्दी पर बेटे का हक। और राजकुमार आर्यपुत्र को यहाँ गवर्नर नियुक्त करते थे, जैसे स्वयं अशोक ने उज्जैन का शासन संभाला था। अगला हमारा केंद्रीय नियंत्रण की बात करें तो पाटलिपुत्र का केंद्रीय नियंत्रण कड़ा था। और गुप्तचरों की भी नियुक्ति, सामरिक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। सामरिक महत्व तो देख लेते हैं कि जैसे उत्तर भारत दक्षिण भारत से जुड़े मार्ग, उत्तरापथ दक्षिणापथ का महत्व था। प्रशासनिक कौटिल्यों के अर्थशास्त्र से हमें इसकी जानकारी मिलती है। स्थानीय अधिकारी प्रांत में शांति और न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन? महामात्र, राजूक और प्रादेशिक जैसे प्रशासनिक अधिकारी नियुक्ति किए गए थे। जो नगर का प्रशासन था, सब प्रशासन के लिए बड़ी बड़ी समितियाँ थी, जैसे शिल्प, विदेशी, जन्म मृत्यु। न्याय व्यवस्था, कठोर दंड का विधान था। धर्म के नियमों के अनुसार उदारता, नैतिक न्याय को भी बढ़ावा दिया गया था। प्रशासनिक केंद्र कौन कौन से थे? उज्जैनी, विदिशा, एरण, उत्तरापथ, पाटलिपुत्र से कौशाम्बी होते हुए विदिशा, दक्षिणा में उज्जैन से होते दक्षिण भारत तक। व्यापारिक मार्ग संपर्क, मतलब यहाँ से यहाँ तक होता था। पश्चिम बंदरगाह भड़ोत से। फिर इसमें आर्थिक में कृषि एवं सिंचाई, व्यापार, वाणिज्य, मुद्रा प्रणाली। मुद्रा प्रणाली को क्या? आहत सिक्के और तांबे चांदी के सिक्के का बड़े पैमाने पर प्रचलन था। किसका? आहत सिक्के और तांबे चांदी का। व्यापार वाणिज्य में सूती वस्त्र का व्यापार, रेशम, मानिया और कीमती पत्थरों को परिव्यापार होता था। का मतलब इनका व्यापार होता था। साधन और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का प्रयास किया जाता था। उसके बाद में शिल्प और उद्योग, विदिशा और उज्जैन धातु शिल्प, हाथी दांत और वस्तु के लिए वस्त्र निर्माण का औद्योगिक केंद्र था। वर्ण व्यवस्था एवं श्रेणी, सामाजिक स्थिति, वर्ण व्यवस्था एवं श्रेणियाँ, धार्मिक सहिष्णुता, अशोक का धम्म, बड़ों का आदर करना, दासों के प्रति दया और धार्मिक सौहार्द की शिक्षा दी। अशोक के धम्म महामात्रों ने क्या क्या शिक्षा दी? बड़ों का आदर करना, दासों के प्रति दया और धार्मिक सौहार्द की शिक्षा, ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता, बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण समाज में अहिंसा, नैतिकता और परोपकार, जो परोपकार है उसकी भावना पर बल दिया। नारी की स्थिति, महिला की धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में स्वतंत्रता थी, जिसका प्रमाण अशोक की पत्नी महादेवी द्वारा बौद्ध संस्थाओं को दिए गए संरक्षण से हमें पता चलता है, ठीक है।
तो दोस्तों वही है कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं और आप नोट्स बनाकर पढ़ते हैं, या नोट्स बनाइए या ना बनाइए, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा था मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, मध्य प्रदेश में इसका क्या महत्व था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, बिंदुसार, अशोक, तथा इसके बाद में कमज़ोर राजा हुए जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और बल्कि MP में तो इतने भी इम्पोर्टेंट है नहीं, हमने ओवर ही पढ़ा है MP में, ठीक है। और सांची विदिशा क्यों महत्वपूर्ण था, अशोक का अभिलेख हमें क्या बताता है, यह इस वीडियो में हमने देखा। यदि आप भी MP की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यह ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे उज्जैन से पूछ ले अवंती का शासक या राज्यपाल कौन था, अशोक से तो पूछा ही जाता है, मध्य प्रदेश के इतिहास में तो पूछा ही जाता है, साथ साथ भारत का जो इतिहास है उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको हमने ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश की जहाँ ट्रिक बन सकती थी, क्योंकि इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ट्रिक नहीं बनती है। इसमें हम अभिलेख में ट्रिक बना सकते हैं, डेट में ट्रिक बना सकते हैं, बाकी यह एक कहानी की तरह ही याद किया जा सकता है, और वैसा ही हमने याद करने की कोशिश की कहानी के माध्यम से, ठीक है। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, साथ ही अगर आप UGC नेट ज्योग्राफी की तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था 30 टेस्ट मिल रहे हैं मात्र 21 रुपये में। अभी इनरोल कीजिए, गूगल प्ले पे बिंदास लर्निंग लिखिए, यह हमारा लोगो, ठीक है। उसके साथ UGC नेट पॉलिटी की स्कोर बूस्टर सीरीज़, और साथ ही साथ जो हमारी MPPSC की टेस्ट सीरीज़ है, 55 टेस्ट मिलेंगे आपको मात्र 39 रुपये में, जिसमें सभी में आपको 3 टेस्ट फ्री मिलेंगे। 1 अगस्त से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।